हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श। दुनिया के आदिवासी समाजों ने अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी है, लेकिन मुख्य धारा के क्रांतिकारी साहित्यकारों ने भी उनके प्रति मानवीय संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए उनकी चिंताओं के चित्रण की जहमत नहीं उठाई। सवाल यह उठता है कि आखिर उनकी चिंता किसी को क्यों नहीं हुई? क्यों यह समुदाय आज भी हाशिए पर अपनी ज़िंदगी जीने को अभिशप्त है? साहित्य यदि बाजार के लिए नहीं है, मनुष्य और मनुष्यता के लिए है, तो हिंदी साहित्य की प्रस्तुति आदिवासी समाज के बगैर कैसे है? हिंदी साहित्य के संदर्भ में यह प्रश्न प्रेमचंद से ज़्यादा प्रेमचंद की परंपरा का वाहकों से है कि प्रेमचंद से छूट गया आदिवासी आज भी उनकी परंपरा से क्यों बहिष्कृत है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब न मिलता देख पिछले दशकों के दौरान इस शून्य की भरपाई की दिशा में खुद आदिवासियों को पहल करनी पड़ी। आदिवासी विमर्श की पृष्ठभूमि में हम देखें तो पाते हैं कि समकालीन हिंदी साहित्य स्त्री विमर्श और दलित विमर्श से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हिंदी में आदिवासी विमर्श सबसे नया विमर्श है। ऐसा नहीं कि हिंदी में इससे पहले आदिवासियों के जीवन पर नहीं लिखा गया, लेकिन पिछले 2.5 दशकों के दौरान उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की तेज होती प्रक्रिया के साथ जिस तरह से आदिवासियों के जीवन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप को बढ़ाया गया और इसके कारण उनके जल, जंगल एवं जमीन से संबंधित पारंपरिक अधिकारों का अतिक्रमण शुरू हुआ, इसने आदिवासी क्षेत्रों में संघर्ष को तेज किया और इस संघर्ष में राज सत्ता एवं प्रशासन का हस्तक्षेप बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं कारपोरेट्स के पक्ष में तथा आदिवासियों के विरुद्ध रहा। इसने आदिवासियों के समक्ष अस्तित्व एवं अस्मिता के विकट प्रश्न को जन्म दिया, जिसमें यदि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अहमियत देते हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और अगर वे अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं तो उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। ध्यातव्य है कि यूनेस्को ने भारत की जिन 196 जनभाषाओं के अस्तित्व को खतरे में बतलाया, उनमें अधिकांश भारत की आदिवासी भाषाएं हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें आदिवासियों की अस्तित्वगत एवं अस्मितागत बेचैनी ने एक पृथक एवं स्वतंत्र धारा के रूप में आदिवासी विमर्श की रचनाओं को बल प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप दलितों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आदिवासियों की समस्याओं पर लेखन की दिशा में खुद आदिवासियों ने ही पहल की। मुख्य धारा के साहित्यकारों के द्वारा उपेक्षा से उपजा यह असंतोष का परिणाम है। इस दिशा में संकेत करते हुए हरिराम मीणा ने कहा है कि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखकों से हमें अपेक्षा थी कि वे स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी एवं हाशिए पर डाली जाती रही अन्य अस्मिताओं को अपेक्षित अभिव्यक्ति देते। वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि इन अस्मिताओं से जुड़े लेखकों को एक मुहिम के तौर पर हिंदी साहित्य में हस्तक्षेप करना पड़ा और अपनी पहचान बनाने के लिए जूझना पड़ा। तो मुख्य धारा के रचनाकारों से उनकी शिकायत छुपी नहीं रह जाती। यह शिकायत इस ओर इशारा करती है कि मुख्य धारा के रचनाकारों ने हाशिए पर के समूह के साथ न्याय नहीं किया है और इसीलिए वे उनकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसके कारण इन समुदायों के रचनाकारों को खुद आगे आना पड़ा। आदिवासी साहित्य के उभार की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करते हुए गंगा सहाय मीणा ने कहा है कि 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से तेज हुई आदिवासी शोषण की प्रक्रिया के प्रतिरोध स्वरूप आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई रचनात्मक ऊर्जा आदिवासी साहित्य है। प्रेमचंद के साहित्य में हम देखें कि आदिवासियों की स्थिति क्या है, तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में आदिवासियों को जगह नहीं मिली और न ही उनका आदिवासियों के जीवन से परिचय था। तथापि उनकी रचनाओं में 2 जगहों पर आदिवासियों की चर्चा मिलती है, गोदान उपन्यास में और सदगत कहानी में। गोदान में शिकार प्रसंग में मेहता और मालती की टोली शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जहां उनकी मुलाकात वन कन्या अर्थात आदिवासी लड़की से होती है। प्रेमचंद ने उस वन कन्या का चित्रण करते हुए पारंपरिक सौंदर्य चेतना के आलोक में भले ही उसे कुरूप बतलाया हो, पर उसके मांसल शरीर का वर्णन करते हुए मिस्टर मेहता को उसके प्रति आकृष्ट और उसके सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए दिखलाया है। यह वन कन्या मेहता की पत्नी की कसौटी पर खरी उतरती है। अब यह बात अलग है कि दोहरे मानदंडों के साथ जीने वाले मेहता उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करते, वरन वह मालती को उत्तेजित करने और अपने प्रति आकृष्ट करने के साधन भर में तब्दील होकर रह जाती है। मेहता पूरे प्रसंग में आदिवासी लड़की के अंगों का विलास देखते रहते हैं और मालती के डांट खाने के बाद आते समय कहते हैं, या मुझे आज्ञा दो बहन। प्रेमचंद पूरे प्रसंग में उस आदिवासी लड़की को नाम भी नहीं देते और उसे गंवारिन बनाने की कोशिश करते हैं।
इसी प्रकार सद्गत कहानी आदिवासी प्रेमचंद में सद्गत कहानी आदिवासी संदर्भ में प्रेमचंद के आलेख लेखन में आशा की किरण की तरह देखी जा सकती है। इस कहानी में विद्रोही चेतना से लैस एक पात्र है चिखुरी गोंड। वह दुखी को पंडित घासीराम के शोषण से बचाने के हर संभव कोशिश करता है, लेकिन धर्म सत्ता के आत्मसातीकरण से उपजे भय के कारण दुखी उससे निकल नहीं पाता और त्रासद मौत का शिकार होता है। उसकी मौत के बाद चमरौने में जाकर वही दलितों को इस अन्याय की खबर देता और आंदोलित करने की कोशिश करता है। खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है, एक गरीब की जान ले ली, पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। इसके बाद पुलिस के भय से कोई भी दलित लाश उठाने नहीं जाता। इस तरह यह कहानी हिंदू धार्मिक संस्कारों से मुक्त एक गौड़ के माध्यम से ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई की कहानी है, जिसमें दलित और आदिवासी एकता की जरूरत की ओर संकेत भी है। गैर आदिवासियों द्वारा भी आदिवासी विमर्श पर जो बातें कही गई है उसको हम हिंदी जगत में देखें तो स्पष्ट है कि प्रेमचंद भले ही आदिवासी रचनाकार न हो, पर उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए उस महाजनी सभ्यता के विरुद्ध आवाज़ उठाई जिनका आदिवासी जीवन एवं समाज में हस्तक्षेप आज भी बदस्तूर जारी है, और जो आदिवासी दमन एवं शोषण के मूल में मौजूद है। इन महाजनों की जड़ें आदिवासी क्षेत्रों में न होकर सेमरी एवं बेलारी जैसे गांवों में है, और प्रेमचंद इन्हीं जड़ों पर प्रहार करते हैं। इसीलिए केदार प्रसाद मीणा ने सही ही कहा है कि प्रेमचंद रेणु, संजीव और रणेंद्र आदि का साहित्य आदिवासी साहित्य न सही पर आदिवासियों की समस्याओं पर लिखा गया महत्वपूर्ण साहित्य है। वे इस निष्कर्ष के साथ उपस्थित होते हैं कि उनकी रचनाओं में आदिवासी जीवन की झलक उतनी ही है जितनी उस जगह पर आदिवासी आबादी है। उनका यह भी प्रश्न है कि यदि आज की आदिवासी राजनीति छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संशोधन के जरिए आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री के मार्ग को प्रशस्त कर रही है तो इसमें कोई प्रेमचंद क्या कर सकता है। इसी प्रकार अगर आदिवासी विमर्श दलित विमर्श का रास्ता अख्तियार करता है तो किसी दिन फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने महिला आंचल में संथालों को पिटता दिखाकर आनंद प्राप्त किया या उन्हें अपमानित किया है, जो कि सत्य नहीं है। आदिवासी समस्याओं पर रणेंद्र और संजीव जैसे अच्छे लेखकों की रचनाओं के पात्रों की ऐसी डायरियों जिनमें आदिवासी समाज का दर्ज है को यह उनकी निजी डायरी कहकर इसके बहाने संपूर्ण रचना को खारिज कर रहे हैं। संजीव रणेंद्र के आदिवासी इलाकों में काम करने वाले पात्र सुदीप्त और किशन आदि सभी दीकू नहीं कहे जा सकते। इनकी डायरियां महज उनकी निजी डायरियां नहीं हैं, ये आदिवासी विस्थापन और उसके खिलाफ संघर्ष के दस्तावेज भी है, क्योंकि न तो सरकारें इन्हें दर्ज करती हैं और न विस्थापित करने वाली कंपनियां। निरक्षर आदिवासी तो दर्ज कर ही नहीं सकते। ऐसे में इन लेखकों की रचना और इनके पात्रों की डायरियों का महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए इन लेखकों के साहित्य को दीकू साहित्य कहना आदिवासी विमर्श का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जनसत्ता में प्रकाशित आलेख आदिवासी विमर्श के रोड़े के जरिए केदार प्रसाद मीणा आदिवासी विमर्श को सहानुभूत समानुभूत के उस विवाद में उलझने से बचने की सलाह देते हैं जिसने दलित विमर्श को साहित्य की राजनीति में ले जाकर उलझा दिया था। आदिवासियों द्वारा आदिवासी विमर्श पिछले 2 दशकों में हिंदी संसार में आदिवासी लेखकों विशेषकर झारखंड क्षेत्र के लेखकों ने अपनी पैठ और पहचान बनाई है। आज आदिवासी कलम की धार आंचलिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर असरदार बन चुकी है। हेराल्ड एस्टोप्पो और रामदयाल मुंडा ने पत्र पत्रिकाओं में अपनी नियमित उपस्थिति के जरिए जंगल गाथा से लेखक पत्रकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से N.E. होरो, निर्मल मिंज, रोज करकेट्टा, प्रभाकर तिर्की, सूर्य सिंह बेसरा और महादेव टोप्पो आदि का योगदान अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता में विवेचना, साक्षात्कार एवं रिपोर्टाज की शैली में अपने संवाद को प्रभावी बनाने के लिहाज से वासवी, दयामणि, वरला, सुनील मिंज और शिशिर टुडू ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें अपने वर्ग, समाज, राजनीति, संस्कृति से बाहर की दुनिया के मसलों के बारे में खामोशी दिखती है, और यही कारण है कि देश और दुनिया की बेहतरी के लिए इनकी चिंताएं और सपने अपने परिवेश तक ही सीमित हैं। अगर आदिवासी विमर्श को साहित्य लेखन के धरातल पर देखें तो आदिवासी रचनाशीलता मुख्य रूप से कविता, कहानी, उपन्यास और संस्मरण के धरातल पर प्रकट होती है। आलोचना और व्यंग के क्षेत्र में इनका लेखन अभी आरंभिक चरण में है, लेकिन यहाँ भी बुटू उराव और मंजू ज्योत्सना ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है।